नमस्कार प्यारे भाइयों, मित्रों, सहयोगियों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे और अब आप लोग पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं जो है ये वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेकर आ गया हूं। हम लोग हर चैप्टर को एकदम बढ़िया से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन और मजबूत बनाने के लिए हम इस वीडियो के बाद एक एक करके सारी वीडियो लाते रहेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें याद दिला दूं बच्चे कि क्लास 9 के बाद जैसे हम लोग 10 में पहुंचते हैं तो लोगों को लगता है भाई अब तो 10 में आ गए, अब हमें 10 में मेहनत करनी पड़ेगी, केवल 9 की चीजें नहीं याद रहेगी तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की, ठीक है ना। क्योंकि 9 की चीजें कुछ ऐसी हैं जो 10 में आने के बाद बहुत काम आने वाली है। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कौन कौन सी चीजें आप लोगों को 9th में पढ़े हैं आप लोग हैं और कौन सा चैप्टर आपके 10 में काम आने वाले हैं मेरे भाई। इसलिए 9th की क्लास को हल्के मत लेना, क्योंकि 9th वो क्लास है जहां से बच्चों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का मतलब ये कि 9th और 10th क्लास को मिलाकर के हाई स्कूल बोला गया है, लेकिन मेन तौर पे हाई स्कूल को ही क्लास 10 कहा गया है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स का एग्जाम भी कहते हैं या मैट्रिक्स क्लास भी कहते हैं। लेकिन फिर भी 9th वाले क्लास को हल्के में लोगे तो फिर 10 का क्लास क्या हवा में उड़ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, 9th की क्लास को लेना या 9th की क्लास को पढ़ना समझना कितना मजबूत है या कितना बेहतरीन आप लोगों के लिए है या कितना रामबाण साबित होने वाला है, ये 10 में पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि क्लास 9th में हमें कौन कौन सी चीजें लेकर चलनी जो 10 में बहुत काम आएगी। क्योंकि मैंने यहां पर कक्षा 9 की गणित जो पूरा बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर है, और कक्षा 10 की गणित ये भी बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पर है, और इधर मैंने कक्षा 9 में कौन कौन से लेसन है ये, और कक्षा 10 में कौन कौन से लेसन है ये, इन सब का मैं कंबाइन बताऊंगा या रिलेशन बताऊंगा कि क्लास 9th और 10th के बीच में कौन कौन सा रिलेशन है और कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग जो है 10 को बढ़िया से मजबूत रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं एक बार समझाता हूं आप लोगों को और चैप्टर को बताता हूं कि कौन सा चैप्टर 9th का 10 के चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये कि ये जो क्लास 9th है, क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है आपका, जिसका नाम मैंने लिखा है संख्या पद्धति, और ये संख्या पद्धति आपका जो है कक्षा 10 के पहले चैप्टर से पूरा का पूरा कनेक्टेड है। देखिए जरा, पहला ही चैप्टर कक्षा 9th का कनेक्टेड किससे? कक्षा 10 के पहले चैप्टर से। इसका मतलब ये कि अगर आपने 9th में ये संख्या पद्धति नहीं पढ़ी तो 10 में आपका सबसे मेन चैप्टर जो वास्तविक संख्या है कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, है ना। इसलिए 9th की चीजों को छोड़ना ये बेवकूफी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 9th का दूसरा चैप्टर जिसको हम बहुपद कह रहे हैं। चैप्टर का नाम बहुपद है और ये एकदम सेम टू सेम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है उसी से कनेक्टेड है एकदम। क्लास 9th में भी बहुपद है, क्लास 10th में भी बहुपद है। इसका मतलब भैया 1-2 इसके 1-2 से कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया चीज है ये। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे चैप्टर की। तीसरे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति आपका कनेक्टेड है लेसन नंबर 7 से। देखिए, क्योंकि यहां भी निर्देशांक ज्यामिति है और यहां भी निर्देशांक ज्यामिति है ना। तो अभी तो 3 चैप्टर मैंने बताया, तीनों चैप्टर कनेक्शन कक्षा 10 में मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। देखिए यहां पर लेसन नंबर 4 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसका कनेक्शन मेरे भाई आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 इससे कनेक्टेड। देखिए जरा ध्यान से, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये कनेक्टेड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से कनेक्टेड है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जितने भी लेसन यहां मैंने बताया 4 तक, उन सबका कनेक्शन कक्षा 10 में मिल रहा है। तो भाई याद रखना पड़ेगा, 9th वाला चैप्टर हल्के मत लो, ठीक है ना। देखो अगली बात करता हूं मैं, ये कह रहा है क्या, यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। इसका कोई खास कनेक्शन है नहीं फिलहाल, लेकिन इसको तैयार रखेंगे तो मेरे ख्याल से काम आएगा। उसके बाद रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये जो आपकी 4 लेसन में देख रहा हूं यहां पर,
ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। 4 लेसन है। कौन कौन से? 6, 7, 8 और 9। ये इतने भारी भरकम चैप्टर थे 9th में कि बच्चों को पढ़ने में बड़ा दिमाग खराब होता था। प्रमेय वगैरह आते थे, सिद्ध करना था हर प्रमेय को, स्टेटमेंट याद रखने पड़ते थे, रचनाएं करनी पड़ती थी। इसलिए सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला कोई चैप्टर था तो ये चारों थे, 6, 7, 8, 9। लेकिन इन सभी चैप्टर्स का कनेक्शन आपके चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा मेरे भाई। तो देखो जरा ध्यान से, इन चैप्टर को हवा में उड़ाए तो आपका चैप्टर नंबर 6 हवा में उड़ जाएगा 10 में, है ना। तो एकदम ध्यान देना है आप लोगों को, है कि चैप्टर याद रखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं हम लोग। है चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे तो जो चैप्टर नंबर 10 है इसका कनेक्शन देखो भाई, एकदम सीधे सीधे मिल रहा है। 10 से आगे कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला 10 से कनेक्ट। 10 वृत्त है, इधर भी वृत्त है, सेम चीज है एकदम है। लेकिन जो चीज यहां पढ़ाई जाएगी उस चीज को लेकर चलोगे तभी 10 में समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद रचनाएं भी एकदम सेम एकदम 11 चैप्टर है, सेम एकदम, लेसन नंबर भी वही, नाम भी वही, सब कुछ एकदम सेम है। हीरोन का सूत्र इसका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन इसमें जो फार्मूले पढ़ाए गए होंगे आप लोगों को, हीरोन का सूत्र, वो फार्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि इसमें काम आएंगे। उसके बाद देखो ध्यान से, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करूं मैं तो चैप्टर नंबर 13, इसका कनेक्शन एकदम सेम टू सेम मिलेगा चैप्टर नंबर 13 में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्या गजब का एकदम कंबाइनेशन मिल रहा है, कनेक्शन मिल रहा है। बाकी 14 का तो कम मिलेगा भी, 14 का भी मिल जाएगा और 15 का भी मिल जाएगा मेरे भाई। देखो प्रायिकता, प्रायिकता, उसके बाद सांख्यिकी मिल रहा है, एकदम सेम टू सेम मिल रहा है, क्या दिक्कत इसमें है। अब 10 में आपको नए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, देखिए ध्यान से आपके सामने कौन कौन चैप्टर आ रहा है। देखिए पहली बात तो मैं ये बात करूं कि इसका 3 चैप्टर का कनेक्शन मिल रहा है इसमें है। बाकी चौथा और पांचवा ये दोनों चैप्टर बिल्कुल नए हैं आपके। कौन कौन बात करूं मैं, ये आपका लेसन नंबर 4 बिल्कुल नया है, न्यू है, और ये भी आपके लिए बिल्कुल न्यू है, एकदम न्यू चैप्टर है ये 4 और 5, ठीक ना। इसलिए इसको मजबूती के साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी तक आपने जो है इन दोनों चैप्टर का नाम नहीं सुना है। द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी बिल्कुल नई चीज एकदम है आपके लिए, लेकिन पढ़ेंगे तो बड़े मजेदार समझ में आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लेते हैं हम लोग, है त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ये भी 2 चैप्टर बिल्कुल नए हैं आपके लिए। ये दोनों चैप्टर न्यू है, ये भी आपका न्यू एकदम चैप्टर है, बिल्कुल आप लोगों के अभी तक इससे कभी मुलाकात नहीं हुई होगी, इसलिए ये दोनों चैप्टर न्यू है। अब मैं बात करता हूं आगे, देखिए ध्यान जरा, एक ये है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल आपका वृत्त से संबंधित है तो इसको मैं न्यू मान के नहीं चलता हूं, बल्कि वृत्त आप जानते हैं तो वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल भी आप जाने जाएंगे। बाकी 10 में आपके नए चैप्टर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 चैप्टर बिल्कुल नए हैं। बाकी सबका कनेक्शन सीधे कक्षा 9 से मिलता जुलता है, ठीक है। जितने चैप्टर 9th में है उतने ही चैप्टर 10 में भी पढ़ने हैं आपको, और सारे चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी खूब है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, 10 में आने के बाद 9th की चीजों को दिमाग में रखना अपने, ठीक है ना। और दिमाग से अगर इसका भूत उतर गया तो 10 का भूत तुम लोग से भी उतर जाएगा, और यही भूत भाग गया तो फिर एग्जाम में नंबर कम आ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा चीजों को। इसलिए 9th की चीजें लेके चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने चैप्टर में एक बार गिना देता हूं। पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, दूसरा चैप्टर आपका बहुपद है, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, चौथा द्विघात समीकरण है, पांचवा समांतर श्रेणी है, छठवां त्रिभुज है, सातवां निर्देशांक ज्यामिति है, आठवां त्रिकोणमिति का परिचय है, नौवां त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, जाहिर सी बात है त्रिकोणमिति पढ़ोगे त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ना पड़ेगा। 10वां आपका वृत्त है, 11वां रचनाएं है, 12वां वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, उसके बाद 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, 14 सांख्यिकी है और 15 प्रायिकता है। ये 15 चैप्टर आपको क्लास 10th में पढ़ने बिल्कुल फुल एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो तो पता नहीं कि अब जो नए शिक्षा मित्र या नई कंडीशन के बाद इसमें से कुछ चैप्टर कटेंगे कि नहीं कटेंगे अभी हमको पता नहीं फिलहाल, लेकिन हमें पढ़ने सब चैप्टर है और सभी चैप्टर का अगर ज्ञान आपके पास रहेगा तो भरपूर समझ में आएगी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का आनंद लेते हुए आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई।
तो अब ये सारी चीजें आप लोग जान चुके हैं। मैं अब इसको मिटा करके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वास्तविक संख्या। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वास्तविक संख्या की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसके आधार पे आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाता हूं और उसके बाद वास्तविक संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। ठीक है, देखिए तो प्यारे भाइयों, अभी आपने देखा कि हमने क्लास 9th और 10th का कनेक्शन बताया आप लोगों को कि 9th और 10th में कौन कौन से कनेक्शन आपस में है चैप्टर्स के, उनको मैंने बता दिया। अब हम लोग जो है कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, और इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और बढ़िया से समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, चैप्टर का नाम आपका वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में हमें सिस्टम नंबर जानने, जो 9th में आपने पढ़े थे। मैंने बताया था कि कक्षा 9th का पहला चैप्टर, 10 का पहला चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वही मैंने कहा कि वास्तविक संख्या के बारे में समझने से पहले हमें जो है सबसे जरूरी चीज ये देखना है कि सबसे पहले सिस्टम नंबर हमें देखना है कि सिस्टम नंबर हमारा क्या है। देखिए ध्यान से, मैं सिस्टम नंबर की बात करता हूं। जो आपका सिस्टम नंबर है, सिस्टम नंबर, इस सिस्टम नंबर में हमें क्लास 9th में पढ़ाया गया था और क्लास 9th में कुछ संख्याओं के बारे में बताया गया था। एक बार मैं उन सभी संख्याओं को समझाता हूं ताकि आप लोगों को इस वास्तविक संख्या के बारे में अच्छे समझ में आए। ठीक है, सिस्टम नंबर में बात करूं अगर, तो सिस्टम नंबर में सबसे पहले आपको बताया गया था प्राकृतिक संख्या के बारे में। मैं लिखते भी चल रहा हूं और समझाते भी चल रहा हूं बच्चे आप लोगों को। सबसे पहले बताया गया था आप लोगों को कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसके बारे में बताया गया था कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये आपको जो है बताया गया था क्लास 9th में। अब आइए देखिए ध्यान से, मैं समझा रहा हूं कि ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो पहले ये जानो, जो प्राकृतिक संख्या होती है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल का पहला अक्षर n होता है, इसलिए प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या n हो गई। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या या गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती संख्या एक शुरू होती है, इसलिए गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या एक से शुरू होती है, तो मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये आपका इनफाइनाइट तक जा सकता है। इन्हीं संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या होगी कि गिनती की संख्याओं को, गिनती संख्या मतलब एक से जो शुरू हो रही है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, या इसकी एक परिभाषा कि एक से शुरू होने वाली जो संख्या एक शुरू होती है, एक से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक मेरे भाई, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम लोग पढ़े ये थे, सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की हम लोग बात करेंगे, तो पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, ये आपका पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर। और होल नंबर का पहला अक्षर W होता है, इसलिए पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये देखना हमको है। आप जानते ये है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक शुरू होती है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट ये जाती है इनफाइनाइट तक। अगर इस प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए, किसको? जो प्राकृतिक संख्या थी एक से शुरू हो रही थी, इसी में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। कितना गजब का लॉजिक है ये, कि अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला दिया जाए तो आपकी संख्या जो बनेगी उसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, ये तो होगी बात। अब मैं बात करता हूं एक और नंबर सिस्टम की। हम लोग ये भी जानते होंगे पूर्णांक के बारे में।
पूर्णांक की बात करता हूं, और पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर ये होगी बात। चलो भाई इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर, अब जाहिर सी बात है इंटीजर है तो इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। कुछ लोग इस इंटीजर को जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, चाहे जेड चाहे आई। इंटीजर है ये, पूर्णांक है ये। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक के लिए मैं बात करता हूं पहले पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 डाट 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 ये चली जाती है इनफाइनाइट क्यू। अब देखिए ध्यान से, इसमें दो बातें हैं। 0 से शुरू होने संख्या आपकी पूर्ण संख्या है, 1 से शुरू होने संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंक को, ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3 -4 है ना, प्राकृतिक संख्या के या प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर्स को इसमें मिला देता हूं तो जो नंबर्स प्राप्त होंगे वो पूर्णांक कहलाएगा। कैसे? देखिए 0 है, इसमें मैंने -1 मिला दिया, फिर मैंने -2 मिला दिया, फिर मैंने -3 मिला दिया, ऐसे डाट डाट करते चले गए तो जो नंबर्स हमको मिला वो नंबर्स कहलाएगा हमारा पूरा का पूरा पूर्णांक। ये पूर्णांक है। पूर्णांक में 0 भी आएगा, प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, सब आ सकता है। इसलिए पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। 0 से बड़ी संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और 0 से छोटी संख्या को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए ये दो प्रकार के, 0 से बड़ी धनात्मक पूर्णांक, 0 छोटी ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग इसमें कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर इसको कहते हैं। और इसको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये आपका नेगेटिव इंटीजर हो गया मेरे भाई, नेगेटिव इंटीजर। चलिए ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। अब यहां पे ये देखना है कि अगर मैं केवल ये बात करूं कि नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, तो ध्यान देना है 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक, इट मींस पॉजिटिव इंटीजर। 0 से छोटी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक, इट मींस नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया। और जब पॉजिटिव नेगेटिव और 0 को मिला देंगे तो आपका बनेगा पूर्णांक, जिसे जेड या आई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसकी बात करता हूं मैं, जो आपका ऋणात्मक पूर्णांक है या जो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर, इस नेगेटिव इंटीजर को दर्शाते हैं आई के ऊपर लगा देंगे माइनस ये, और पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो आई के ऊपर लगा देंगे प्लस। आई के ऊपर प्लस मतलब धनात्मक पूर्णांक, आई के ऊपर माइनस मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो गया हमको। अच्छा, इसी इंटीजर को जो आई है मैंने इस तरह लिखा है, इसी को हम लोग एक और फॉर्मेट में लिखते हैं, एक और तरीके से लिखते हैं। कैसे? आई बराबर, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे करके 0 फिर +-1 फिर +-2 फिर +-3, ऐसे डाट 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 आपका जा सकता है, जिसमें प्लस भी हो माइनस भी हो, 0 उसे हम लोग इंटीजर कह देंगे। ये इंटीजर ही है, इसमें 0 पॉजिटिव नेगेटिव सब शामिल है। ठीक है, तो इंटीजर हो गया। हमने 3 सिस्टम जान लिया, एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये जान लिया। अभी कुछ और नंबर सिस्टम बाकी है। देखिए दूसरा, देखिए हम लोग बात करेंगे बच्चे परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या तो मेरे ख्याल से सब लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को मेरे भाई क्यू से दर्शाते, आर से नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, इसका भी पहला अक्षर आर, परिमेय संख्या का भी पहला अक्षर आर। तो दोनों को मैं आर लिख दूंगा, समझ में नहीं आएगा कि वास्तविक संख्या है कि परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं। क्यू क्या कहता है? ये कहता है क्या कि वह संख्या जो p/q या जो अंश बटे में हर के रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या अंश बटा हर के रूप का हो, जिसमें 0 0 के बराबर न हो और p एंड q दोनों बिलोंग करते हो इंटीजर से, ऐसा कुछ हो। ठीक है, तब हमारे पास ये परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या मतलब जो अंश और हर के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं यहां पर, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूं
तो एग्जाम्पल में क्या आ सकता है आपका, मान लीजिए 25/2 ये अंश बटा हर है, मतलब परिमेय संख्या है। इसके बाद फिर मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि 13/13 मान लीजिए 5 ये भी परिमेय संख्या है। बहुत सारी परिमेय संख्या बनाई जा सकती है, तो ईटीसी कर देता हूं आगे। ये सारी की सारी परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या जान लिया आपने। इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो अगली हेडिंग हमारे पास ये रहेगी मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, इर्रेशनल नंबर। ये हमारा हो गया इर्रेशनल नंबर। चलिए, अपरिमेय संख्या। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या में हमने कहा कि जो संख्या p बटा q के रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। है ना। अब इसमें हम लोग क्या बात करें, जैसे इसको तो पहले बता दूं कि इसको हम लोग q डैश दर्शाते हैं, परिमेय संख्या को q से, अपरिमेय संख्या को q डैश से। और जो संख्या p बटा q के रूप का ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर p बटा q के रूप का हुआ तो परिमेय संख्या, p बटा q के रूप का नहीं हुआ तो अपरिमेय संख्या। जैसे मैं बात करता हूं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लिया जाए कि कड़ी में दो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। हम सवालों में देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। ये सवाल में आएगा, 10वीं में है ये। तो कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 3, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 6 हो गया, कड़ी में 4 नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है। अगर आप 4 लिखते हैं तो 4 को लिखेंगे 2, 4 का वर्गमूल 2, कड़ी से बाहर आ गया, और ये कड़ी से बाहर आ गया। इसका मतलब ये कि ये एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या भी है और वास्तविक संख्या तो बनबे करेगी हर हाल में। तो कड़ी में 4 मैं नहीं लिखूंगा, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6 और भी बहुत सारी संख्या है, इसको लिख सकते हैं। एक जरा मैं नोट समझा दूं आप लोगों को। नोट में ध्यान देना आप लोगों को क्या है कि हम लोग जानते ये हैं बच्चे, जो पाई होता है, पाई ध्यान दीजिएगा, ये पाई है, मैं पाई लिख रहा हूं यहां पर। पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, पेपर में पूछता ये अक्सर है, क्या पूछता है कि पाई क्या है। तो याद दिला दो बच्चे कि पाई जो है आपका एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है आपकी, अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 है ये परिमेय संख्या है। देखिए कितना डिफरेंट है आपका परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। क्यों, इसका रीजन बताऊंगा। ये अंश बटा हर के रूप में है, और जब भी अंश बटा हर के रूप का होता है तो परिमेय संख्या। इसका मतलब 22/7 परिमेय संख्या, और पाई अंश बटा हर के रूप में नहीं है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, और 22/7 परिमेय संख्या है। दोनों को कंफ्यूज मत होना, इसलिए इस नोट को याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या। ये चीज हम समझ लिए। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूं, यहीं पर जगह हमारे पास है, हम लोग बात करते हैं बेटा वास्तविक संख्या की। इस वास्तविक संख्या को भी खत्म कर ले, ठीक है। वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, और रियल नंबर का पहला अक्षर आर होता है। आर मतलब वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए ध्यान से। आप ये जानते हैं क्या कि क्यू जो होता है, क्यू ये परिमेय संख्या है, और क्यू डैश की बात करूंगा, क्यू डैश ये अपरिमेय संख्या है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, किसको किसको, जैसे मैं समझाऊं कि एक झोले में परिमेय संख्या, एक झोले में अपरिमेय संख्या, इन दोनों को मैंने किसी झोले में मिला दिया, तो जो संख्या बनेगी ना, वही संख्या आपकी वास्तविक संख्या कहलाएगी। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए मैंने परिमेय संख्या q, अपरिमेय संख्या q डैश, इसको मैंने मिला दिया और ये बन गया आपका वास्तविक संख्या। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर जो मैंने ये लिखा है इसको हम लोग कहते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन। और यूनियन की हिंदी होती है बेटा समूह। क्या होता है, समूह। किसका किसका समूह है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह है। जब इनको मिलाएंगे तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी वास्तविक संख्या।
इतनी सारी सिस्टम नंबर्स आपको पढ़ने थे। आई होप मुझे उस समझ में आप लोगों को समझ में आया होगा। खास करके ये जो नोट मैंने लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा है कि पाई क्या है, 22/7 क्या है, बताना पड़ेगा आपको। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने नंबर सिस्टम आप लोग बता दिए और बढ़िया से अपना नोट्स तैयार करिएगा ताकि हम हर एक हेडिंग को समझ के सवालों लगा सके। ठीक है, तो ऐसे अब हम लोग बात करेंगे अगले क्लास वीडियो क्लास में, और अगले वीडियो क्लास में हम लोग इस वास्तविक संख्या में कितने प्रश्नावली पढ़ने हैं, उसको पढ़ने के लिए सवाल लगाने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो मुझे आज आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 का कनेक्शन बताना था और नंबर सिस्टम बताने थे ताकि इसको आप याद रख सके। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। ठीक है, और जितने भी साथी मेरे इस वीडियो देखेंगे सभी साथी अपने मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देंगे ताकि मुझे समझ में आए कि वीडियो बच्चों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों में बताएंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, टाटा, बाय बाय मेरे प्यारे रसगुल्लो। ठीक है।